दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी इस चैनल पे बात करेंगे जेपीएससी का प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। और अभी हम लोग इस क्रम में स्टिल का एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। अभी हम लोग एक टर्म देखेंगे, हम लोग स्प्लैशिंग। एक्चुअली स्प्लैशिंग होता क्या है या स्प्लैशेस होता क्या है। जब हम लोग किसी कॉलम का डिज़ाइन करते हैं, सपोज करिए आप, ये एक आपका फ्लोर लेवल है, ठीक है, और एक फ्लोर लेवल आपका यहाँ है, और आपको एक कॉलम लगाना है। मान लीजिए कि एक टॉप फ्लोर आपका यहाँ आपको प्रोवाइड करना है, और ये आपका एक ग्राउंड फ्लोर है या जो भी फ्लोर है, ठीक है, ये आपका एक फ्लोर है, और आपको यहाँ पर एक कॉलम लगाना है। और आपके पास जो अवेलेबल सेक्शन है, सपोज ISWB, ISHB, ISLB जो भी है, उसका लेंथ यहाँ तक आया। आप फ्रंट देख रहे हैं किसी आई सेक्शन का, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर आप पूरा देखिए, अच्छा रहेगा। ये एक आई सेक्शन आपके पास है, IS मान लेते हैं WB है, ठीक है। अब ये कॉलम जो है, इसका ये जो आपके पास मेंबर है अवेलेबल, इस मेंबर का हाइट यहाँ तक ही है, ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर आपको इसका हाइट यहाँ तक ले जाना है। ये आपका फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, इसका हाइट को आपको यहाँ तक ले जाना है। तो अब ये तो यहाँ तक जा नहीं पा रहा है, तो आपको इसी तरह का सेम मेंबर आपको एक जोड़ना होगा यहाँ। तो मान लेते हैं हम एक दूसरा ISB, मतलब ISWB जो है, उसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर रख दिया हमने। अब इस तरह से इसके ऊपर हम लोग इसको प्रोवाइड कर दिए। सपोज दोनों फ्लोर के बीच का हाइट जो है आपका H है, ठीक है। अब यह प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर आपने क्या किया है, आपका ISWB यहाँ पर आके एंड कर गया, फिर आप दूसरा ISWB यहाँ लगाए उसके ऊपर जस्ट। तो ये तो ऐसे रख देने से रहेगा नहीं, रहेगा क्या। देन आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं, आप जो तरकीब अपनाते हैं, उसको स्प्लैशिंग कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग एक प्लेट लगाएंगे, ठीक है, और इस प्लेट को इसमें रिवेट या वेल्ड जो भी करना है, उस माध्यम से हम लोग इसको ऐड करेंगे। यहाँ कनेक्ट कर दिए। यानी स्प्लैशेस क्या है, स्प्लैशेस वो मेथड है या स्प्लैशिंग वो मेथड है जिससे आप कॉलम के लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। स्प्लैशिंग वो मेथड है जिससे आप कॉलम के लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो ये आप इधर लगाए, इधर भी लगाएंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पर आप रिवेट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आप रिवेट प्रोवाइड करेंगे। ये क्या है, आई सेक्शन का फ्लैंज है कि नहीं, और ये क्या है, बेब है। आपको हम पहला दिन बताए थे जब हम लोग स्टील का कर रहे थे बात, उसमें बताए थे बेब जो होता है ये शियर फोर्स लेता है, और फ्लैंज जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट लेता है। बेंडिंग मोमेंट कितना लेता है, ये 80% लेता है। रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट को शियर मतलब बेब लेता है, और बेब जो होता है ये 95% शियर फोर्स को लेता है, और बाकी 5% फ्लैंज ऑक्यूपाई करता है। तो चूँकि ये जो आपने स्प्लाइस लगाया, इसको हम लोग स्प्लाइस, ये प्लेट होगा, प्लेट, ये चूँकि फ्लैंज में लगा हुआ है, सो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैंज स्प्लाइस, फ्लैंज स्प्लाइस, ठीक है। अब यहाँ पर से एक लोड लग रहा है P, ठीक है। अगर ये लोड सेंटर पे लगेगा तो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। स्प्लाइस क्या आप समझ गए। स्प्लाइस एक्चुअली क्या है, ये कॉलम को लेंथ को बढ़ाने के लिए आपका एक प्लेट यूज करते हैं हम लोग, और अगर इस पर एक लोड P लग रहा है सेंट्रली, एक्सियली, देन देयर इज़ नो बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड, तब वहाँ बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एसेंट्रिकली लग गया, देन बेंडिंग मोमेंट विल बी डेवलप्ड हियर। तो M एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बेंडिंग मोमेंट भी साथ साथ डेवलप होगा। अब इस बेंडिंग मोमेंट को और इस लोड को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना है, स्प्लाइस प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्प्लाइस प्रोवाइड करना है। इसका जो जगह होता है, लोकेशन जो होता है, इसका बेस्ट लोकेशन जो है
वो h/3 टू h/4 पे हम लोग लगा सकते हैं। अगर नीचे से लगाना होगा तो भी h/3 से h/4 तक लगाएंगे। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो हम लोग 2 स्प्लाइसेस लगा देंगे। बात समझ रहे हैं? अगर h/3 से ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, सपोज कि ये डिस्टेंस जहाँ पर आप स्प्लाइस को लगाए हैं वो h/3 से ज़्यादा मिल रहा है या h/4 से ज़्यादा मिल रहा है, h/4 तो और कम हो जाएगा, h/3 से ज़्यादा मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पर हमको आ गया है ना, h/2 मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लाइस को एक इधर और स्प्लाइस लगा देंगे, उसको भी h/3 और h/4 के रेंज में रखेंगे और ऊपर भी h/3 और h/4 के रेंज में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन हो गया जहाँ आप लगाते हैं। अगर शियर फोर्स इस पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, इफ़ शियर फोर्स इज डेवलप्ड इन दिस कॉलम पे अगर शियर फोर्स डेवलप हो रहा है तो आपको शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए यहाँ पर बेब में भी स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिवेट्स लगाएंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेब स्प्लाइसिस। ये कब लगाएंगे, व्हेन देयर इज शियर फोर्स। शियर फोर्स होगा तभी लगाएंगे, एक्स्ट्रा शियर फोर्स है नहीं है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका फ्लैंज ही काम कर लेगा। बेंडिंग मोमेंट है, फ्लैंज बेंडिंग मोमेंट लेता है ना, तो ये अपना काम करके निकल जाएगा। अब देखिए क्या है कि इसका डिज़ाइन कैसे करेंगे। ये मान लेते हैं इसका आई सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ है, आई सेक्शन का डेप्थ है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपके पास आई सेक्शन है, इसका ओवरऑल डेप्थ h है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं। स्प्लाइस प्लेट का जो विड्थ होगा, है ना, इसका जो विड्थ होगा, फ्लैंज स्प्लाइसिस का विड्थ जो होगा, विड्थ इक्वल टू होगा विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, इसलिए इसका डिज़ाइन करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको इधर से देखना चाह रहे हैं तो आपको रिवेट्स दिखेगा, है ना, 4 रिवेट्स लगा हुआ है। अगर 2 लाइन में लगा होगा तो 2 लाइन में दिखेगा, नहीं अगर 3 लाइन लगाए होंगे तो 3 लाइन दिखेगा, वो तो नंबर ऑफ रिवेट्स पे डिपेंड करेगा कैसा है। ये हो गया। अब देखिए ये जो इंड है जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है ना, ये इंड 2 तरह का हो सकता है, मशीन इंड हो सकता है, मशीन्ड इंड हो सकता है, या फिर नॉट मशीन इंड हो सकता है, मशीन इंड हो सकता है। मतलब मशीन इंड होने का मतलब क्या होगा, ये स्मूथ होगा, और नॉट मशीन इंड कहने का मतलब होगा ये रफ होगा। ठीक है ना, यानी फ्रेशली कट रफ होगा, कोई जो काटे हम लोग सिर्फ एक सेक्शन को हमने ऐसा कट कर दिया तो रफ होगा वो। ठीक है, और उसको मशीन कर लिए हम लोग, मतलब उसको घिस घास लिए तो स्मूथ हो जाएगा। अगर ये इंड आपका मशीन्ड है तो जो लोड हम लोग यहाँ से दे रहे हैं P, ठीक है, अगर इंड हमारा मशीन्ड है तो जो लोड हम लोग यहाँ से दे रहे हैं P, ये पूरा का पूरा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में। ये सेक्शन 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको सेक्शन 2 मान लेते हैं। अगर तो यहाँ से लोड अगर P लग रहा है तो P पूरा का पूरा, अगर मशीन इंड है तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा ड्यू टू बेयरिंग। बेयरिंग क्या होता था, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस था, बेयरिंग स्ट्रेस इज ए कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, लेकिन ये क्या होता था, एक दूसरे के ऊपर के कॉन्टैक्ट की वजह से लगता था। तो अगर मशीन इंड है तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर मशीन इंड नहीं है तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि ये मशीन इंड है तो लोड जो है पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो गया, तब तो फिर इसका ज़रूरत ही नहीं था, नहीं, तब इसका ज़रूरत क्यों पड़ेगा, तब इसका ज़रूरत पड़ेगा इसको सपोर्ट के लिए। तो आपको लेकिन स्प्लाइस प्लेट का थिकनेस तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उस समय ये एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 50% जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया और 50% जो है वो स्प्लाइस ट्रांसफ़र किया। बात समझ रहे क्या करें कि अगर ये मशीन इंड है तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको इसके थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए, किसका, इस स्प्लाइस प्लेट का थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि ये मानना है कि 50% डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया है और 50% जो है वो इस स्प्लाइस प्लेट के माध्यम से जा रहा है। तो अब हमारे पास 2 स्प्लाइस प्लेट है तो 50% बचा, यानी कि अगर P लोड लग रहा था तो P का P/2 तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया, डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं, अब P/2 जो है ट्रांसफ़र थ्रू
स्प्लाइसेस, लेकिन आपके पास क्या है, 2 स्प्लाइसेस है ना, तो ईच स्प्लाइसेस फोर्स कितना लगेगा, ईच स्प्लाइसेस टेक P/4 फोर्स, है ना। और अगर ये रफ है तो फिर मानेंगे कि पूरा का पूरा ट्रांसफ़र, चूँकि रफ होगा तो वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा 100%, तो अच्छा से बेयरिंग नहीं हो पाएगा, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा लोड। तो उसमें हम लोग पूरा का पूरा ये मानेंगे कि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्प्लाइसेस के माध्यम से हो रहा है, तो पूरा लोड P जो है वो स्प्लाइसेस के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होगा। तो अगर ये मशीन्ड है तो ये हो गया, अगर मशीन्ड नहीं रहेगा तो P/2 एंड P/2 होगा ईच स्प्लाइसेस पे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो पूरा लोड स्प्लाइसेस ही ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका P का आधा ये करेगा, P का आधा ये करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो ये बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डेवलप करेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग देख रहे हैं यहाँ, सिर्फ इस जॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर शियर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको। ये मोमेंट ऐसा लग रहा है M, तो इसको मैनेज करने के लिए एक इधर से लगेगा और दूसरा को इधर से लगना पड़ेगा, तब ना इसको बैलेंस कर पाएगा। बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करना है ना, बेंडिंग मोमेंट ऐसा डेवलप हो रहा है, अगर हमारा इसेंट्रिसिटी इधर कहीं था तो ऐसा बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ, तो ये बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप हो रहा है उसको इक्वलाइज करना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट लगाना होगा, इसके सेम डायरेक्शन हो गया ना। तो लोड इसको चेंज करो, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्या है आपका, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वजह से एक शियर फोर्स डेवलप होगा। सपोज दिस इज VA और VA, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल सेक्शन है नहीं, तो यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस अगर h है तो VA बराबर M/h होगा, समझ रहा है, कहाँ से आया, देखो शियर फोर्स बराबर क्या होता है, dM/dx, नहीं तो M/h, तो VA। तो कहने का मतलब अगर एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, देन इस शियर फोर्स को भी स्प्लाइसिस को लेना पड़ेगा। तो अगर बेंडिंग मोमेंट है तो फॉर मशीन एंड के लिए शियर फोर्स कितना हो गया, P/4 प्लस M/h, और रफ एंड के लिए कितना हो गया, रफ एंड के लिए हो गया P/2 प्लस M/h। ये शियर फोर्स लगा। ये जो शियर फोर्स यहाँ लगेगा, ये शियर फोर्स प्लेट का जो शियर स्ट्रेंथ है उससे, प्लेट का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लेट का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लेट का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो B × T × Ft, प्लेट का स्ट्रेंथ है ना। तो अब ये यहाँ पर आपको B पता है, क्यों पता है, क्योंकि जो फ्लेंज का विड्थ था वही विड्थ आप लिए थे। Ft पता है आपको, तो यहाँ से T कैलकुलेट हो जाएगा, तो थिकनेस ऑफ स्प्लाइसिस आपका कैलकुलेट हो गया, हुआ कि नहीं, थिकनेस ऑफ स्प्लाइसिस कैलकुलेट हुआ कि नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स निकालना तो आप फार्मूला जानते हैं F/RV, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या लग रहा है, अगर मशीन एंड है तो ये लग रहा है, और अगर रफ एंड है तो ये लग रहा है ना। तो इस फोर्स को RV से डिवाइड करेंगे तो अपने आप नंबर ऑफ रिवेट्स निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि अगर शियर फोर्स लग रहा है तो आप ये वेब स्प्लाइसिस का यूज यहाँ करेंगे। तो वेब स्प्लाइसिस में जो शियर फोर्स डेवलप होगा वो शियर फोर्स आपका V/B × T से बड़ा, मतलब उससे जो डेवलप होगा V/BT वो कितना होना चाहिए, 0.4 Fy से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उससे फिर थिकनेस निकल जाएगा, निकलेगा ना। V/B × T यहाँ पर हो जाएगा B × L, इसका लेंथ अगर L मान लें हम लोग एज्यूम कर लें, ठीक है। L आप अपने से एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम, ठीक है, क्या कि थिकनेस आ जाएगा, सॉरी L, और ये L × T शुड बी लेस देन 0.4 Fy। एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये ना हो गया L × T, ये प्लेट है ना, तो क्रॉस एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा L × T, तो V/L × T शियर फोर्स अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो डिवाइडेड बाय L × T, दैट शुड बी लेस देन 0.4 Fy, ठीक है। यहाँ से फिर आपको T मिल जाएगा ना। इस प्रकार से आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट नोट कीजिए फिर लिखाते हैं।
तो यहाँ पे एल का डिस्टेंस वेव से कम रखना है। है एल का डिस्टेंस ये, हाँ तो उससे कम ही रहेगा ना। ये मान लो 300 का है, फिर इसका थिकनेस है तो उससे कम रहेगा। तो दोनों का जैसे प्लेन स्प्लाइसेस और वेव स्प्लाइसेस को सेम नहीं रख सकते थे। थिकनेस नहीं तो शियर फोर्स पे ना डिपेंड कर जाएगा। फिर यहाँ तो फोर्स अलग ना लग रहा है और यहाँ तो फोर्स अलग लग रहा है। हाँ भाई, 2 एरिया होगा, एक पीछे भी लगेगा ना, हम अभी एक के लिए दिखा रहे थे। ऑन कर दो फोन। जल्दी से लिखिए।